हे गाइस, वेलकम टू एज डे। जैसा आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो भी वनडे एग्जाम्स हैं उनके आपको एनसीटीएसटी के लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे। लेक्चर 9 है। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। जैसे आप लोगों को पता है कि 8 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन तक हमने कवर कर दिए थे और उससे जितने भी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस एमसीक्यू वगैरह भी हमने डिस्कस कर दिए थे। होप सो आप लोगों को 8 वीडियोस देख के आ चुके होंगे। और आज हम बात करने वाले वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। अभी हम वैदिक सिविलाइजेशन का सिर्फ जो थोड़ा मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ कि ऊपर ऊपर की चीज़ें देखेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। आगे जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी अभी हम थोड़ा सा ऊपर की बात करेंगे, फिर हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और आपको पता है इसके बाद हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे हर टॉपिक के बाद जो कवर कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम में जाके जुड़े। यहाँ पे सारे के सारे करंट अफेयर वगैरह, डेली न्यूज़ है ना, वो सब डिस्कस किए जाते हैं। तो आप जाके टेलीग्राम पे टाइप कीजिए @UKPSC11, या तो फिर एज टुडे का जो मेन यूट्यूब चैनल है वो जाके ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको PDF वगैरह, जॉब नोटिफिकेशन वगैरह जो भी आती है वो सारी की सारी आपको डिटेल मिल जाएंगी। अगर आपको चैनल से जुड़ने में कोई भी दिक्कत है या फिर आपकी कोई क्वेरी सजेशन वगैरह है, अगर आप मुझसे नहीं जुड़ पा रहे हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जाके आपने ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप वहाँ पे अपनी क्वेरी सजेशन मुझसे पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वैदिक सिविलाइजेशन को। तो देखिए, सबसे पहले वैदिक सिविलाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का हुआ क्या। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग बिलीव थे। किसी ने कहा कि जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका ख़त्म होने के कारण उन्होंने बताए थे। तो जैसे किसी ने कहा कि वॉर या फिर एक्सटर्नल प्रॉब्लम हुई, मतलब लड़ाई या कोई क्या हुआ, कोई युद्ध हुआ जिससे क्या हुआ, आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का खात्मा हुआ। ये किसने कहा? व्हीलर, पिगोट और गॉर्डन चिल्डे ने कहा। किसी ने कहा इनुडेशन मतलब बाढ़ की, फ्लड वगैरह आई जिससे क्या हुआ, आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का खत्म हुआ। तो ये किसने कहा? MR साहनी ने कहा। ये आपको ध्यान रखना है। डिसीज ने कहा, किसी ने कहा कि वो नदी किनारे, आपको पता है कि नदी किनारे रहते थे, वहाँ पे मलेरिया फैला और मलेरिया के कारण उनकी डेथ हो गई। तो बहुत मास स्केल में कोई क्योर रेमेडी नहीं थी, तो जिस वजह से मास स्केल पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का खत्म हुआ। ये किसने कहा? KVR कैनेडी ने कहा। किसी ने कहा कि किसी स्टूडेंट का बिलीव था कि वहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आया जिससे क्या हुआ, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो खत्म हुई। जिसने कहा? मार्शल और राइकर्स ने कहा। किसी ने कहा सडन डिक्लाइन हुआ, किसी ने कहा क्लाइमेट चेंज हुआ, किसी ने कहा डिफॉरेस्टेशन, स्कैरिटी ऑफ रिसोर्सेज, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से हुआ, और किसी ने कहा फ्लड की वजह से हुआ, लेकिन मौजूद चुतारो। तो देखो, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको बेसिकली 2-3 चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो आपको रखना है इनोडेशन, बाढ़ के कारण MR साहनी ने कहा। डिसीज के कारण कैनेडी ने कहा। आपका अर्थक्वेक ने मार्शल राइकेस ने कहा। और दूसरा आपका फ्लड लाइक मोहनजोदारो, मार्शल SR राव मैके ने कहा। तो ये आपको याद रखने हैं। 1-2 जिसमें मैं डबल स्टार करूँ, ये तो आपको याद होने चाहिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं वैदिक सिविलाइजेशन की। वैदिक सिविलाइजेशन में मैंने आपको, जैसे अगर आपने शुरू की वीडियोस देखी होंगी तो शुरू की वीडियोस में मैंने आपको कहा था कि जो वैदिक सिविलाइजेशन होता है ना, वैदिक सिविलाइजेशन कौन सी है? सबसे पहली बात है, वैदिक सिविलाइजेशन एक रूलर, ठीक है ना, रूलर सिविलाइजेशन थी, मतलब ग्रामीण सभ्यता थी एक, ठीक है ना। ये क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। अब मैंने आपको बता दिया था जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के, क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम क्यों अर्बन सिविलाइजेशन कहते थे, नगरीय सभ्यता कहते थे, क्योंकि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से वहाँ पे हमको मिला था। लेकिन जो वैदिक सिविलाइजेशन थी, ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बिलीव किया जाता है, देखो, इसको बिलीव करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन को 2 पार्टों में बांटते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से? एक 1500 BC से 1000 BC तक हम इसको क्या करते हैं, बांटते हैं टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, और दूसरा हम बांटते हैं 1000 BC से 600 BC, ठीक है। जो 1500 BC से 1000 BC या तक जो पीरियड था उसको हम कहते हैं ऋग्वैदिक पीरियड। कौन सा? ऋग्वैदिक पीरियड, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे तो ऋग्वैदिक काल, ठीक है। और जो आपका 1000 से 600 BC तक आता है उसे हम कहते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड। पोस्ट वैदिक पीरियड को क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ये उत्तर वैदिक काल हो गया और ये आपका ऋग्वैदिक काल हो गया, ठीक है। अब ऋग्वैदिक पीरियड में दोस्तों हमको याद रखना है, सबसे पहले ओल्डेस्ट जो आपका वेद है, ठीक है। जो ओल्डेस्ट वेद है, कौन सा आपका ओल्डेस्ट वेद है? ऋग्वेदा, ठीक है। सबसे
जो ओल्डेस्ट वेदा वो कौन सा है, ऋग्वेद है। इनके बारे में डिटेल चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बस थोड़ा समझ रहे हैं। तो ओल्डेस्ट वेदा कौन सा, ऋग्वेदा। और पोस्ट वैदिक काल में आपके 3 वेदास की क्या हुई, रचना हुई। कौन कौन सी, सामवेद, सामवेदा, यजुर्वेद, ठीक है, और सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे, ठीक है, कई बार आपसे पूछा था कि रामायण और महाभारत कब लिखी गई, तो वो भी किसमें, पोस्ट वैदिक उत्तर वैदिक काल में ही लिखी गई थी रामायण, ठीक है। रामायण और महाभारत, महाभारत ये दोनों भी किसमें लिखी गई, पोस्ट वैदिक काल में लिखी। रामायण किसने लिखी थी, वाल्मीकि ने लिखी थी, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और महाभारत किसने लिखी, आपकी वेद व्यास ने लिखी, वेद व्यास ने लिखी, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आपके पोस्ट वैदिक काल में आपके 3 वेदास आए थे, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। रामायण किसने लिखी, वाल्मीकि ने। महाभारत किसने लिखी, वेद व्यास ने लिखी। और जो ओल्डेस्ट आपका सबसे पुराना जो वेदा था वो ऋग्वेदा था। ऋग्वेदा का रचना कभी 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में भी। और बाकी अगर आपके सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद पूछा जाता है आपसे, तो उनकी रचना 1000 बीसी से 600 बीसी के टाइम पे हुई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो देखिए जो आर्यंस थे, अब जो अवैदिक एज थी ना दोस्तों, ये किसने शुरू की, आर्यंस ने, ठीक है, आर्यंस ने की। इनके बारे में हमें किसके उसमें मिलता है, हमारे वैदिक टेक्स्ट में मिलते हैं। और वैदिक टेक्स्ट कौन कौन सी हो गई आपकी, वैदिक टेक्स्ट हो गई आपकी कौन कौन सी, ऋग्वेदा हो गई, सामवेदा, यजुर्वेदा, अर्थवेदा, ये आपके क्या हो गए, आपके वैदिक टेक्स्ट हो गए। और इन वैदिक टेक्स्ट में हमें मिलता है आर्यंस के बारे में, कि जो आर्यंस थे वो इंडिया में आए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आर्यंस इन इंडिया फ्रॉम द वैदिक टेक्स्ट मिलता है, स्पेशली फ्रॉम द ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे जो ओल्डेस्ट है, वहाँ पे से हमको आर्यंस के बारे में पता चलता है, और हमें इनके बारे में पता चलता है कि ये इंडिया में आए थे, ठीक है। और ये आए कहाँ से थे, खैबर पास। खैबर पास कहाँ है, हिंदू कुश माउंटेन से, आपको पता होना चाहिए जो हिंदू कुश माउंटेन है ये कहाँ है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर में, ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है आपका खैबर पास, ठीक है। खैबर पास, यहाँ खैबर पास से पहले आपके एंशिएंट टाइम पे आपका क्या होता था, ट्रेड भी होता था खैबर पास से। अगर आपको इंडिया में आना है, अभी आप जब हम क्या देखेंगे ना, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा कि किस तरह से आपका खैबर पास के थ्रू क्या होता था, आपका व्यापार होता था और यहाँ से आना जाना होता था। ओनली द इज वे इज खैबर पास। अभी हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे जब मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे आपको पता है कि वास्को डी गामा और आपका कौन हो गया, और आपको कौन हो गया, कोलंबस। तो ये लोग क्यों खोज रहे थे इंडिया को, है ना, ये समुद्री रूट क्यों खोज रहे थे, कि जबकि इनके पास क्या था, एक क्या था, सेंट्रल एशिया से जोड़ने वाला आपका क्या था, एक रूट था खैबर पास। तो और तभी भी एक आपका ढूंढ रहे थे क्या, वाटर ओशन रूट ढूंढ रहे थे आपका, ठीक है ना, एक वाटर रूट ढूंढ रहे थे। इसलिए उनको तो पता था इंडिया है, तभी तो इंडिया खोज रहे थे, लेकिन वो एक समुद्री रास्ता खोजना चाह रहे थे, ठीक है। तो खैबर पास उस समय था, ठीक है ना। तो खैबर पास से ये लोग क्या किए, जो आर्यंस थे वो इंडिया में आए थे, ठीक है। और ईरान की एक होली बुक है जिसका नाम है अवेस्ता, उससे हमें इनके बारे में पता चलता है आर्यन केम इनटू द इंडिया विया ईरान, ठीक है, ईरान के उसमें आए थे। अब अलग अलग जो हिस्टोरियंस थे उनके अलग अलग बिलीफ्स थे, अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग बिलीफ थे। किसी का मानना था कि जो आर्यंस थे वो कहाँ से आए, सप्त सिंधु रीजन से आए थे। ये किसका मानना था, एसी दास का मानना था। आर्किटिक रीजन से आए, आर्किटिक रीजन से जो आर्यंस थे वो आए, उनका किसका कहना था, ये बीजी तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का कहना था, ठीक है। जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए, ये किसका कहना था, ये मैक्स मूलर का कहना था। कुछ जो आर्यंस थे वो जर्मन प्लेन से आए थे, ये किसका कहना था, ये प्रोफेसर पेनेका का कहना था। और तिब्बत रीजन से आर्यंस जो थे वो तिब्बत रीजन से इंडिया में आए थे, ये किसका कहना है, दयाशंकर सरस्वती का कहना है, ठीक है। लेकिन जो सबसे वैलिड व्यू माना जाता है वो मैक्स मूलर का माना जाता है, सबसे वैलिड व्यू, ठीक है। सबसे वैलिड व्यू अबाउट द आर्यंस, मतलब आर्यंस का जो सबसे, आर्यंस कहाँ से आए, सेंट्रल एशिया, सबसे वैलिड व्यू जिसका माना था वो मैक्स मूलर का माना जाता था, स्कॉलर्स थे, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, जो आर्यंस थे इनको एक जाति भी कही थी इन्होंने, आर्यंस को क्या कहा था, एक जाति कही थी, ठीक है, कि जो आर्यंस है वो एक जाति है। ये किसने कहा था, मैक्स मूलर ने कहा था, और ये सेंट्रल एशिया से आए थे, मैक्स मूलर ने ये कहा था। अब सेंट्रल एशिया कौन कौन सा इलाका हो गया, आपको पता होना चाहिए, जैसे तजिकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ठीक है, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, तो अफगानिस्तान, तो ये सब सेंट्रल एशिया में आते हैं। और इस सेंट्रल एशिया में दोस्तों आपको
ध्यान रखना है, ये बिलीव किया था मैक्स मुलर ने। और मैक्स मुलर ने आर्यंस को एक जाति भी कही थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मैक्स मुलर ने या फिर आर्यंस को जाति कहने वाले शख्स या स्कॉलर्स कौन से, तो आपको याद होना चाहिए मैक्स मुलर। और स्पेशली जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक ने ये माना था कि जो आर्यंस थे वो कहाँ से आए थे, आर्कटिक रीजन से आए थे। और तिब्बत रीजन से कौन आए थे, दयानंद, तिब्बत रीजन से आर्यंस आए थे। ये किसने माना, दयानंद सरस्वती ने माना था। ये तीनों आपको जरूर याद होने चाहिए। सेंट्रल एशिया से मैक्स मुलर ने, तिब्बत रीजन दयानंद सरस्वती से, आर्कटिक रीजन से बाल गंगाधर तिलक ने। दिस थ्रीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो आपको याद रखना है। तो ये माना गया कि जो वैदिक एज में जो आर्यंस थे वो इंडिया में आए। ये कहाँ से आए, सेंट्रल एशिया से आए। किसके, कौन से रास्ते से आए, खैबर पास से आए। और हमें ईरान की जो होली बुक ऑफ ईरान की अवेस्ता, उससे भी हमें आर्यन के इंडिया में आने का पता चलता है। और ये कहाँ से, सेंट्रल एशिया से आए थे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और अब देखते हैं, हम बात करते हैं थोड़ा सा वैदिक पीरियड के बारे में। तो देखो वैदिक, इसको वैदिक सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए आर्यंस आए कहाँ, इंडिया में। कहाँ है, इंडिया में आए। कहाँ से आए, खैबर पास से। खैबर पास जो हिंदू कुश माउंटेन में है ना, उसके रास्ते ये कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से होते हुए ये लोग कहाँ, खैबर पास के थ्रू इंडिया में आए। अब इंडिया में आए तो इंडिया में क्या किया इन्होंने, एक न्यू सिविलाइजेशन स्टार्ट की, है ना, एक न्यू सिविलाइजेशन स्टार्ट की। और एक न्यू सिविलाइजेशन स्टार्ट की, ठीक है, इन्होंने, जिसको अब इन्होंने क्या बोला गया, एक न्यू सिविलाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट कर दी। अब इन्होंने क्या किया दोस्तों, आर्यंस ने क्या किया, चार वेदों की रचना की, है ना, 4 वेदास की रचना की इन्होंने, ठीक है। अब इन्होंने 4 वेदों की रचना की, इसलिए ही इसको वैदिक सिविलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, वैदिक सिविलाइजेशन बोला जाता है, क्योंकि इसमें हमें 4 वेदे मिलते हैं। दैट्स वाई वैदिक सिविलाइजेशन। वेदास का मतलब क्या होता है दोस्तों, नॉलेज, ठीक है, ज्ञान। कई बार पूछ लेता है कि वेदा का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है नॉलेज, मतलब ज्ञान, ठीक है। और आर्यंस का मतलब क्या होता है, आर्यंस का मतलब होता है सुपीरियर, ठीक है। आर्यंस का मतलब सुपीरियर, उत्तम, ठीक है। और वेदास का मतलब होता है नॉलेज। तो आपसे अगर पूछा जाएगा वैदिक सिविलाइजेशन का कैसे बनी, तो देखो आर्यंस जो थे वो इंडिया में आए खैबर पास से होते हुए सेंट्रल एशिया से, और उन्होंने एक न्यू सिविलाइजेशन की स्थापना की। और इन्होंने 4 वेदास भी बनाए थे, इसलिए 4 वेदास की वजह से इसको वैदिक सिविलाइजेशन बोला गया। वेदा का मतलब होता है नॉलेज और आर्यंस का मतलब है सुपीरियर, ठीक है गाइस। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और आर्यंस यहाँ पे आए तो इसी वजह से इंडिया का जो ओल्डेस्ट नेम था, ठीक है ना, इंडिया का जो ओल्डेस्ट नेम था, इंडिया का ओल्डेस्ट नेम, सबसे पुराना नाम क्या बोलते हैं, आर्यव्रत भी बोलते हैं, आपको ध्यान होगा, आर्यव्रत, ठीक है। आर्यव्रत क्या कहा जाता है, इंडिया को कहा जाता है, इंडिया का ओल्डेस्ट नेम आर्यव्रत, क्योंकि जो आर्यंस थे वो इंडिया में आए थे और इन्होंने यहाँ पे एक सिविलाइजेशन स्थापित की थी, इसलिए इंडिया का जो ओल्डेस्ट नेम था वो आर्यव्रत था। और जो वैदिक सिविलाइजेशन थी, इन्होंने जो सिविलाइजेशन स्टार्ट की, एक ऐसी सिविलाइजेशन थी, एक रूलर सिविलाइजेशन थी, रूलर सिविलाइजेशन थी, इससे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब रूलर सिविलाइजेशन रहेगी दोस्तों, तो रूलर सिविलाइजेशन रहेगी तो इनका जो क्या रहेगा, जो इनका काम रहेगा, वो इनकी जो इकोनॉमी रहेगी वो किस पे बेस्ड रहेगी, जो इनकी इकोनॉमी रहेगी, ठीक है, इनकी जो इकोनॉमी बेस्ड रहेगी, है ना, वो किस में रहेगी, इनकी वो रहेगी, फिर आपके ध्यान रखना है, इकोनॉमी जो रहेगी वो रहेगी एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, मतलब पशुपालन और कृषि पे इनकी इकोनॉमी क्या थी, डिपेंड करती थी। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी, ओके। और आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी जो वैदिक सिविलाइजेशन थी, ठीक है, वो वैदिक सिविलाइजेशन हम रूलर तो कह रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कि पूरी की पूरी रूलर होगी। इसका मतलब यह है कि 60 से 69%, 68 से 69% तक क्या थी, ये रूलर थी, ठीक है ना। और आपकी 31% के आसपास ये क्या थी, आपकी अर्बन, ठीक है, अर्बन नगरीय सभ्यता थी, और बाकी रूरल सभ्यता थी। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आपकी ग्रामीण सभ्यता कहते हैं। और जो आपकी वैदिक सिविलाइजेशन थी, ये थी कहाँ से कहाँ तक बसी थी, तो आपको याद रखना है ये ऐसे, ठीक है। ये कश्मीर से लेकर राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, साउथ
नॉर्दर्न राजस्थान तक, और आपके वेस्ट ऑफ गंगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। यहाँ तक ये क्या करी थी, आपकी जो वैदिक सिविलाइजेशन तो वो फैली थी। कश्मीर से साउदर्न नॉर्दर्न ऑफ राजस्थान, वेस्ट बैंक ऑफ गंगा, ठीक है, गंगा के, और अफगानिस्तान में। तो ये यहाँ तक आपकी क्या थी, जो वैदिक सिविलाइजेशन थी वो आपकी फैली भी थी। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं आगे इनके, थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, अभी आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ। तो ऋग्वेदा इज अ कलेक्शन ऑफ द प्रेयर्स, और अब हम यहाँ पे ऋग्वेद के बारे में बात कर रहे हैं। द ऋग्वेदा इज अ कलेक्शन, और मैं आपको ढंग से अभी पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा ऋग्वेद, आपको उसको ध्यान में रखना। अभी हम डिस्कस नहीं करें। द ब्राह्मण्स थ्रो द लाइट ऑन द सोशल पॉलिटिकल वातावरण। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कुछ चीज़ें छूट गई हैं। वैदिक सिविलाइजेशन, जो वैदिक सिविलाइजेशन थी दोस्तों, वो एक क्या थी, पितृ प्रधान। ठीक है, जो पितृ प्रधान थी, मतलब जो फादर डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, फादर डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, है ना। पितृ प्रधान सोसाइटी थी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका हमें पता कैसे चलता है, तो वैदिक सिविलाइजेशन में आपको याद रखना है, वैदिक सिविलाइजेशन को जो ग्रंथ था, आपको पता है वैदिक ऋग्वेदा से ओल्डेस्ट टेक्स्ट। ऋग्वेदा में पिता शब्द को कितनी बार यूज हुआ है, दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर द 335 टाइम्स। तो पिता शब्द का यूज हुआ है 335 टाइम्स। इस वजह से हमें पता चलता है कि जो आपकी वैदिक सिविलाइजेशन थी वो एक फादर डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, मतलब पितृ प्रधान सोसाइटी थी यहाँ पे। ठीक है ना, तो फैमिलीज का जो हेड था वो कौन था, आपका पिता था। और ये कैसे पता चलता है कि ऋग्वेदा में पिता शब्द को 335 बार हमने क्या किया, इस्तेमाल किया है, जिससे हमें पता चलता है कि एक फादर डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। अब हम बात करते हैं ऋग्वेदास के बारे में। ठीक है ना, अब हम ऋग्वेदा की तरफ चलते हैं। ऋग्वेदा, तो आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेदिक या ऋग्वेदा पीरियड हमने पता है कि जो 1500 BC से कितने तक होता है, 1000 BC तक होता है। ठीक है ना, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका है। ये सबसे ओल्डेस्ट क्या था, ओल्डेस्ट वेदा था, सबसे ओल्डेस्ट वेदा था। आपको ये ध्यान होगा जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, ऋग्वेदा के बारे में आपको क्या क्या रखना है, सबसे ओल्डेस्ट वेदा है ना। हमारे सारे चारों वेदाओं में सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है, तो ऋग्वेदा है। इसमें इसको 10 मंडल में बांटा गया है, 10 डिविजन्स। ठीक है, 10 डिविजन्स में इसको क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है या बांटा हुआ है, जिसे हम 10 मंडल बोल देते हैं हिंदी वालों के लिए। 10 मंडल में हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, और इन 10 मंडलों को संकलित कब किया गया है, देखो संकलन मतलब देखो, अब पहले क्या होता था ना, जितने भी आपके पहले आपके लिखे नहीं जाते थे, मतलब जैसे मैंने आपको बताया, फिर आप किसी और को जागोगे तो मुंह से ये क्या करते थे, एक दूसरे के पास क्या होते थे, ट्रांसफर होते थे। तो जो 10 डिवीजन थी, इनका जो संकलन हुआ, इनका संकलन किसने किया, तो ये वेद व्यास ने किया। ठीक है, और वेद व्यास ने किया। ठीक है, और ये हुआ वेद व्यास ने इनका संकलन कब किया, तो पोस्ट वैदिक पीरियड में किया। ठीक है, पोस्ट वैदिक पीरियड में, तो इसलिए उत्तर वैदिक काल में आपका क्या हुआ दोस्तों, ये जो आपके जो 10 डिवीजन थे ना, 10 मंडल थे, इनका जो संकलन था, इनका संकलन किसने किया, तो वेद व्यास ने किया। कब किया, उत्तर वैदिक काल या पोस्ट वैदिक पीरियड में वेद व्यास द्वारा इन 10 डिवीजनों का क्या क्या संकलन किया गया, मतलब इकट्ठा किए गए और इनको लिखा गया। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे, जो ओल्डेस्ट डिवीजन हैं आपके, है ना, ओल्डेस्ट सबसे इन 10 डिवीजन, अब मैंने कहा ऋग्वेद क्या है, 10 पार्टों में बटा हुआ है। तो जो इन 10 पार्टों में सबसे ओल्डेस्ट डिवीजन थे, ओल्डेस्ट मंडल थे, वो कौन कौन से थे, तो आपको याद रखना है, तो 2 से लेकर 7 तक जो थे आपके, वो सारे के सारे क्या थे, आपके ओल्डेस्ट डिवीजन थे, मतलब ओल्डेस्ट मंडल थे। ठीक है, और जो न्यूएस्ट मंडल कौन से होंगे, फिर न्यूएस्ट मंडल, ठीक है, न्यूएस्ट मंडल कौन से होंगे फिर आपके, याद रखना है 1 एंड पहला और 10वां जो मंडल है वो सबसे नए हैं, और जो सबसे पुराने जो मंडल हैं वो कौन से हैं, आपके 2 to 7। और ओल्डेस्ट डिवीजन इंग्लिश वाले 2 to 7 आपके ओल्डेस्ट डिवीजन है। न्यूएस्ट जो मंडल है आपके न्यूएस्ट डिवीजन है ना, न्यूएस्ट डिवीजन कौन से हो गए, 1 and 10 हो गए। ठीक है, और इनका जो डिवीजन्स थी ना, अब आप बोलोगे क्या है ये डिवीजन्स, क्या है, तो जो डिवीजन्स हैं दोस्तों, ये जो डिवीजन्स हैं अलग अलग टाइम पे, अलग अलग मतलब डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट सेंट द्वारा ये डिविजन्स को लिखा गया था, बोला गया था, मतलब ठीक है ना, डिफरेंट सेंट मतलब किसी
डिफरेंट संत क्या डिफरेंट संत ने डिफरेंट टाइम पे क्या किया इन मंडल का या इन डिविजन्स का क्या निर्माण किया था और इनको संकलन किया था वेद व्यास ने आपके कब इन द पोस्ट वैदिक पीरियड में वेद व्यास द्वारा क्या किया था इन डिविजन्स को संकलन किया था इकट्ठा किया गया था और लिखा गया था। ओल्डेस्ट जो डिवीजन थे वो 2 to 7 थे और जो न्यूएस्ट डिविजन्स थे वो थे 1 and 10। ठीक है ना, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह आपको क्या रखना है, कुछ जो इंपॉर्टेंट डिविजन्स है उनको याद रखना है आपको, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। जैसे आपका थर्ड डिवीजन में, ठीक है, थर्ड डिवीजन, ठीक है, इसके थर्ड डिवीजन किसने लिखी थी, तो आपको याद है विश्वामित्रा ने लिखी थी। विश्वामित्र द्वारा क्या था, थर्ड डिवीजन को लिखा गया था और इसी विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था। ठीक है ना, और इसी विश्वामित्र ने इसमें गायत्री मंत्र को क्या है लिखा हुआ मिला है। ठीक है ना, कौन से, तो थर्ड डिवीजन के रचनाकार कौन थे या किसने बनाया था थर्ड डिवीजन, तो आपको याद रखना है जो थर्ड मंडल जो है वो विश्वामित्र ने बनाया था और इसी में हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और गायत्री मंत्र, ठीक है, ये गायत्री मंत्र जो है इसका मतलब क्या है, ये सूर्य देव की स्तुति है। ठीक है ना, सूर्य देव की स्तुति है। ठीक है ना, सूर्य देव की स्तुति है और कौन सी देवी को ये समर्पित है, तो सावित्री को। ठीक है, सावित्री को क्या है, डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड टू द सावित्री एंड ये सूर्य देव की स्तुति है। ठीक है ना, सूर्य देव को लेकर आई है स्तुति है और ये लिखी किसने थी, विश्वामित्र ने लिखी थी। कहाँ गायत्री मंत्र कौन से डिवीजन में, थर्ड डिवीजन में, थर्ड मंडल में रचनाकार विश्वामित्र थे। गायत्री मंत्र जो है वो किस देवी को समर्पित है, तो सावित्री देवी को ही क्या है समर्पित है। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं आपका 10 डिवीजन, 10वां मंडल, 10th डिवीजन। अब आपका 10 डिवीजन है। ठीक है, और 10 डिवीजन जो है आपका, उसमें क्या है दोस्तों, ये किसने लिखा था, महाशुक्तिया। ये कौन थे, आपके रचनाकार थे 10वें मंडल के। और इसी 10वें मंडल में हमें कैटेगरी सिस्टम, कास्ट सिस्टम होता है ना, कैटेगरी सिस्टम के बारे में पता चलता है। ठीक है, कैटेगरी सिस्टम के बारे में जैसे आपको पता है, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण्स हो गया, क्षत्रिय हो गया, ठीक है, और आपका वैश्य हो गया और आपका शूद्र हो गया। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये आपके क्या थे, कैटेगरी सिस्टम थे। ये 10वें मंडल में हमें कैटेगरी सिस्टम के बारे में पता चलता है और ये किसी लिखी थी, महाशुक्तियाँ लिखते हैं और इसी को कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पुरुषुक्ता कौन से डिवीजन में है, तो वो भी कौन से डिवीजन में होगा, 10 डिवीजन में, 10वें मंडल में। ठीक है ना, इसी को हम पुरुषुक्ता कहते हैं। पुरुषुक्ता के बारे में ही हमें कैटेगरी सिस्टम के बारे में पता चलता है। पुरुषुक्ता वो 10वें मंडल में है और ये किसने लिखी थी, महाशुक्ता ने लिखी थी। और कैटेगरी सिस्टम बोला जाता है, 4 कैटेगरी में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहले क्या था दोस्तों, ये हेरिडिटिकल नहीं थी, ये डिपेंड ऑन द वर्क था, जो ऋग्वेद में बताया गया है। ठीक है ना, ये डिपेंड ऑन द वर्क होता था कि जैसे जिसके कर्म होंगे वैसे ही उसे क्या मिलेगा, आपको औहदा मिलेगा, डिपेंड ऑन वर्क। ठीक है ना, डिपेंड ऑन द वर्क था। ऋग्वेदा में बताया गया है कि ये डिपेंड ऑन द वर्क था, लेकिन धीरे धीरे आफ्टर द पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक मतलब उत्तर वैदिक काल के बाद आपका जो ऋग वैदिक काल था, ये जो डिपेंड था, आपका जो कैटेगरी सिस्टम था, ये डिपेंड करता था काम पे, जैसे जिसके कर्म होंगे उसको वैसे ही क्या क्या मिलेगी, कास्ट मिलेगी। ऐसा होता था कि अगर शूद्र का बेटा, सपोज कोई शूद्र है और शूद्र का बेटा क्या होता है, उसके ब्राह्मण जैसे कर्म है, वो बहुत ज्यादा तेज है दिमाग से, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा ज्ञानी है, उसका नॉलेज बहुत ज्यादा, तो उसे ब्राह्मण के कैटेगरी में रखा जाएगा, चाहे वो बेटा किसका था, शूद्र का। लेकिन आफ्टर द पोस्ट वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल के बाद इसको हेरिडिटिकल कर दिया गया था। हेरिडिटिकल मतलब शूद्र का पुत्र शूद्र होगा, वैश्य का पुत्र वैश्य, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा, इंस्टेड ऑफ क्या होता है, वर्क। पहले ये ऋग्वेद में था जो वर्क पे डिपेंड करता था, लेकिन आफ्टर द पोस्ट वैदिक, उत्तर वैदिक काल के बाद इसको क्या करते हैं, हेरिडिटिकल कर दिया गया था। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इस चीज को ध्यान रखना है आपको कि 10वें मंडल महाशुक्ता ने लिखी थी, कैटेगरी सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको हम पुरुषुक्ता भी कहते हैं। पुरुषुक्ता कई बार पूछा था, पुरुषुक्ता कौन से मंडल में पाया गया या कौन से वेद में है, तो आपको याद रखना है, क्योंकि 10वें मंडल में ऋग्वेद के, तो ऋग्वेद में आएगा। और पुरुषुक्ता कौन से मंडल में, तो 10वें मंडल में। 10वां मंडल किसने लिखा, महाशुक्ता ने लिखा। थर्ड मंडल किसने लिखा, विश्वामित्र ने, जिसमें गायत्री मंत्र का है। गायत्री मंत्र कौन सी देवी को समर्पित है, सावित्री देवी को समर्पित है। गायत्री मंत्र किससे रिलेटेड है, सूर्य देव की स्तुति से रिलेटेड है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ओके,
अब बात करते हैं ऋग्वेद में आगे। ऋग्वेदा की सबसे पवित्र पायस रिवर, ठीक है, पायस रिवर, पवित्र, सबसे पवित्र रिवर किसे माना गया है, ठीक है ना, पवित्र रिवर किसे माना गया है, तो वह है सरस्वती। सरस्वती रिवर को सबसे पवित्र रिवर माना गया है। और सबसे फेमस रिवर कौन सा माना गया, सबसे फेमस रिवर, है ना, सबसे फेमस रिवर कौन सी थी, तो वो थी आपकी सिंधु, है ना, इंडस, सिंधु लिख लेता हूं। तो ये देखो सिंधु रिवर थी, वो सबसे फेमस थी, और जो सबसे पवित्र रिवर थी वो कौन सी, सरस्वती रिवर थी। आपको ध्यान रखना है, डिस्क्राइब द मोस्ट होली रिवर ऑफ द वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड की सबसे पवित्र नदी किसे माना गया, तो आप गंगा जाके टिक मत कर देना, गंगा आपकी अभी मानी जाती है, लेकिन ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है, सरस्वती रिवर को माना गया। और सबसे फेमस रिवर कौन सी थी, ठीक है ना, तो वो थी आपकी सिंधु रिवर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और आपको ध्यान ये रखना है कि जो ऋग्वेद में जो गंगा था, ठीक है ना, गंगा जो अभी हमारी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, तो वो गंगा का कितनी बार यूज हुआ है, तो आपको याद रखना है, ऋग्वेदा में गंगा को, ठीक है ना, गंगा का वर्णन हमें सिर्फ कितनी बार मिलता है, एक बार मिलता है, ठीक है, एक बार मिलता है, और वो भी कैसे बोला जाता है, गौरा नाम से, गौरा, ठीक है, गौरा नाम से हमें क्या मिलता है, गंगा को एक ही बार वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, जिसको गौरा नाम से बताया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में गंगा को किस नाम से रखा गया है, तो गौरा नाम से। उसी तरह जो यमुना जो रिवर है ना, उसका हमें 3 बार क्या मिलता है, आपका वर्णन मिलता है, और उसको किस नाम से बोला गया, काला नदी, ठीक है, कालंदी नाम से हमें यमुना का वर्णन मिला है किसमें, ऋग्वेद में। और सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है ऋग्वेद में, सरस्वती रिवर को माना गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो हैं ऋग्वेद में बार बार हमें क्या मिलता है, इनका वर्णन मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड का था इंद्रा, ठीक है, इंद्रा का वर्णन हमें 250 बार मिलता है, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और अग्नि का आपको मिलता है 200 बार आपका इनका वर्णन डिस्क्रिप्शन मिलता है। वरुणा का आपको 30 बार आपको क्या मिलता है, 30 बार आपको इनका वर्णन मिलता है, ठीक है। और जना का मिलता है 275, माता का मिलता है 234, ठीक है। और आपका पिता, मैंने बोला ना पिता के बारे में 335 टाइम्स आपको पिता के बारे में मिलता है। माता का 234 बार मिलता है, 234, ठीक है। पॉइजन का वर्णन आपको मिलता है 171, ठीक है। जो वर्ण हम बोल रहे हैं ना, वर्ण कैटेगरी में 10वें डिवीजन में महासूक्त द्वारा लिखा गया था, कैटेगरी सिस्टम पुरुषोत्ता भी बोलते हैं, तो वो वर्ण हमें 23 टाइम्स मिलता है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ब्राह्मण्स का वर्णन मिलता है 15 बार, ठीक है। क्षत्रिय का वर्णन हमें मिलता है 1 बार, ठीक है। और क्षत्रिय का मिलता है 9 बार। वर्ण का मिलता है हमें, शूद्र, वैश्य और शूद्र का वर्णन हमें 1 बार मिलता है, ठीक है ना। वैश्य और शूद्र का वर्णन हमें 1 बार मिलता है। क्षत्रिय का 9 बार मिलता है, ब्राह्मण का 15 बार, वर्ण का 23 बार, ठीक है ना। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्र का वर्णन हमें 10 बार मिलता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट काऊ को सबसे पवित्र माना गया था वैदिक सिविलाइजेशन में, तो काऊ का जो वर्णन है वो हमें मिलता है 144 टाइम्स, 144 बार वर्णन मिलता है गाय का, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड जो थे वो कौन कौन से थे आपके, इंद्रा, अग्नि, वरुणा, जना, और माता, पिता, पॉइजन, वर्ण मतलब यहाँ पे कौन सा ही जो कैटेगरी सिस्टम है, ब्राह्मण का 15 बार, क्षत्रिय 9 बार, वैश्य और शूद्र का 1 बार मिलता है, राष्ट्र मतलब 10 बार, काऊ का मिला है 144 बार, ठीक है। और यहाँ पे जो गॉड थे, अब हम थोड़े से गॉड के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो गॉड थे, इनके जो गॉड, यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन हमें नहीं मिलता है, नो डिस्क्रिप्शन, किसी इनका वर्णन नहीं मिलता है। किनका वर्णन, ब्रह्मा, विष्णु और शिव का हमें कोई भी वर्णन नहीं मिलता। अगर आपसे पूछा था कि ब्रह्मा का कितनी बार वर्णन मिला है किसमें, आपका वैदिक सिविलाइजेशन में, तो आपका कोई भी ब्रह्मा, विष्णु और शिव का कोई भी वर्णन नहीं मिलता है आपका किसमें, वैदिक सिविलाइजेशन में। लेकिन 3
3 बार एक वर्ड का डिस्क्रिप्शन हुआ है जिसे बोलते हैं रुद्रा, और रुद्रा को ही माना गया है शिव। ठीक है, 3 बार रुद्रा का वर्णन हुआ है जिसको माना गया है शिव। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और विष्णु अगर मैं बात करूं, विष्णु, ठीक है, विष्णु का कितने आपको 100 बार मिला है नारायण नाम से, नारायण नाम से, नारायण नाम से 100 बार मिला है वर्णन विष्णु का, किसमें, ऋग्वेदा में, इन ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में नारायण नाम से विष्णु का वर्णन मिला है 100 बार से, और 3 बार रुद्रा का मिला है जिसको हमने शिव बोला है। ठीक है ना, अब क्या होता है, जो आपके ऋग्वेदा, ऋग्वेदा, जो ऋग्वेदा का क्या करता है, रिसाइट करता है, रिसाइट मतलब इसको, इसके जो मंत्रों का उच्चारण करता है, जो मंत्रों का करता है उच्चारण करता है, या मंत्रों को क्या करता है, गाता है, ठीक है, सुनाता है, उस पर्सन को कहते हैं होत्र। क्या कहते हैं, होत्र। आपको ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है होत्री या होत्र। ठीक है, होत्री या होत्र कहा जाता है। ठीक है, होत्र या होत्री या होत्र कहा जाता है, कौन, जो ऋग्वेद के रिसाइट करता है, जो मंत्रों को क्या करता है, उच्चारण करता है, उसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ही ध्यान रखना है, हमने ऋग्वेद में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो कवर कर ली, पुरुषुक्ता वगैरह। ठीक है, आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, वैदिक सिविलाइजेशन, काउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इन व्हाट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इन वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्या बोलते हैं पशु को माना गया, वो किसको माना गया, काऊ को। 144 बार इसका वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, और काऊ का ही क्या करते थे, बार्टर सिस्टम करते थे। बार्टर सिस्टम क्या था, पहले टाइम पे क्या थे, पैसे नहीं थे, तो पैसे क्या करते थे, तुम ये ले लो और मैं ये ले लेता हूँ, तो काऊ को क्या करते, बार्टर सम मतलब मनी के जैसे यूज किया जाता था, कि अगर आपको जैसे धान चाहिए तो आप एक गाय दे दो, वो आपको ध्यान दे देगा। तो काऊ को क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम में भी यूज किया जाता था गाइस। और आगे हम क्या करेंगे, अभी हमने ऋग्वेद को कवर कर लिया, बाकी हम पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन में जो चैप्टर 4 वेदा बच रहे हैं उनको कवर करेंगे। फिर हम उनको करने के बाद आपके उपनिषद, वेदांश वगैरह को भी कवर करेंगे। ठीक है ना, आगे मिलते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।